वीनस के बारे में अच्छी बात यह है कि अगर वहां कोई विशाल जीवित सभ्यता है तो वह हवा में तैर रही होगी, जिससे आप बस उड़कर नमूने एकत्र कर सकते हैं। मंगल और शनि और बृहस्पति के चंद्रमाओं के साथ आपको सभ्यताओं को खोजने के लिए नीचे खुदाई करनी होगी, चाहे वे जिंदा हों या मरे हुए। सही कहा। और हाँ, शायद फिर वीनस के लिए यह आसान होगा, क्योंकि निश्चित रूप से आप बस वातावरण में तैरते हुए एक गुब्बारे या ड्रोन की कल्पना कर सकते हैं जिसमें बस स्कूप करने और नमूना लेने की क्षमता होती। मंगल ग्रह की सतह के नीचे खुदाई करना शायद संभव है, खासकर स्टारशिप जैसी चीज के साथ, जो एक विशाल खुदाई उपकरण को सतह पर लॉन्च कर सकता है और आप बस सतह पर खोद सकते हैं। लेकिन यूरोपा जैसी चीज के लिए हम अभी भी इस बारे में क्लियर नहीं है कि बर्फ की परत कितनी मोटी है, या हम उस विशाल मोटी परत को पिघलाकर समुद्र तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही प्रदूषण के बारे में भी चर्चा हो रही है। सोलर सिस्टम में जीवन की तलाश करने में समस्या यह है, जो एक्सोप्लैनेट्स के साथ जीवन की तलाश करने से अलग है, कि अगर आप वहां जाते हैं तो आप खुद वहां जीवन को पेश करने का जोखिम उठाते हैं। ये बहुत मुश्किल है कि आप पूरी तरह से हर एक माइक्रोब और स्पोर को अपने रोवर की सरफेस या अपने लैंडर की सरफेस से एक्सटर्मिनेट कर सकें, और इसीलिए हमेशा कुछ नया लाने का एक जोखिम होता है। किसी हद तक इन ग्रहों के बीच स्वाभाविक रूप से सामग्री का निरंतर आदान प्रदान होता है, और अब हम इस प्रोसेस को एक डिग्री तक तेज कर रहे हैं। और अगर आप यूरोपा की सतह में खुदाई करते हैं, जो शायद पूरी तरह से शुद्ध है, तो यह बहुत ही असंभव है कि इसके महासागर का बाहरी दुनिया के साथ कुछ आदान प्रदान हुआ हो। तो आप पहली बार उस वातावरण में जीवाणु बीजाणु को पेश कर रहे हैं जो उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, या उस जीवन के लिए झूठे सिग्नेचर पेश कर सकते हैं जिसे आप खोज रहे हैं। और इसलिए ये एक नैतिकता के प्रश्न जैसा है कि उन उपसतह महासागरों में जीवन की खोज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इस समय इसके लिए कोई अच्छा समाधान है। तो आपका मतलब है कि चिंता के मामले में नैतिकता कहीं और के जीवन को मारने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए, जो साइंटिफिक के विपरीत है। खैर, हम हमेशा एक अंतरिक्ष वायरस के यहाँ आने या किसी तरह के बाहरी स्रोत के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन हम खुद उस संभावित संदूषण के स्रोत होंगे। या फिर दूसरी दिशा का। हाँ, मेरा मतलब है, अगर कुछ इतनी कठोर परिस्थितियों में जीवित रहता है तो यह सभी परिस्थितियों में बचने में काफी अच्छा हो सकता है। यह थोड़ा अधिक लचीला और मजबूत हो सकता है। कुछ सचमुच हमारे साथ पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं। हो सकता है। मुझे यकीन है कि कुछ लोग इसके बारे में चिंतित होंगे, और अगर हम सैंपल रिटर्न करते हैं तो उम्मीद है कि हमारे पास कुछ कंटेनमेंट प्रोसीजर्स होंगी, या आपको वास्तव में सैंपल रिटर्न की भी जरूरत नहीं होगी। आजकल आप एक छोटी माइक्रो लेबोरेटरी को ग्रह पर भेज सकते हैं ताकि वह वहां सभी एक्सपेरिमेंट्स कर सके और फिर आपके ग्रह पर डेटा वापस भेज सके। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है, खासकर जहां आपको कंटेमिनेशन की चिंताओं का सामना करना और सैंपल्स वापस लाना पड़ सकता है। वैसे शायद अगर आप यूरोपीय सुशी वापस लाएं तो यह न्यूयॉर्क शहर के अरबपतियों के बीच काफी महंगे दाम पर बिक सकती है। सुशी, हाँ, मैं इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखना पसंद करूंगा कि वीनस, यूरोपा और मार्स के लिए स्कूपर के अलग अलग कैंडिडेट्स और डिजाइन्स कैसे हैं। मैंने अभी तक इस बात को गहराई से नहीं देखा है कि वे सैंपल्स कलेक्ट करने की एक्चुअल इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इसकी इंजीनियरिंग शायद इस बात के लिए बेहद ज़रूरी है कि न तो वहाँ की लाइफ को नुकसान पहुँचे और न ही हमारे अपने माइक्रोब्स से वो प्रदूषित हो। तो यह एक अच्छी और दिलचस्प इंजीनियरिंग चैलेंज है। मैं आमतौर पर रोवर्स और अन्य चीज़ों के लिए इसकी गतिशीलता के पहलू पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, जैसे कि रोबोटिक्स, धारणा, गति, योजना और नियंत्रण। लेकिन शायद मुख्य गतिविधि वहाँ होती है जहाँ स्कूपर है। हाँ, यानी माइक्रोस्कोपिक सैंपल कलेक्शन। तो मूल रूप से आपको पहले अपनी गाड़ी को साफ करना और सुनिश्चित करना होगा कि उस पर कोई मिट्टी जैसी चीजें नहीं है, और फिर आपको इसे किसी ऐसी चीज में डालना होगा जो पर्यावरण से पूरी तरह से सील हो, ताकि अगर हम इसे वापस लाएं या इसका विश्लेषण करें तो ये बाहर से कुछ और लेकर नहीं आएगा। हाँ, शायद ये एक दिलचस्प इंजीनियरिंग डिजाइन होगी। मैं कहना चाहूंगा, क्यूरियोसिटी हाल ही में सतह पर ये छोटे पॉट्स छोड़ रहा है। कुछ शानदार तस्वीरें ऑनलाइन मिल सकती हैं, और कुछ हद तक वे लाइट सेबर हिल्ट्स की तरह दिखते हैं। हाँ, मैंने ये ट्वीट किया था, ये हथियार तुम्हारी जिंदगी है क्यूरियोसिटी, इन्हें खो ना देना, क्योंकि वो हर जगह ये छोटी शीशियां डाल रहा है। हाँ, ये चीजें इकट्ठा कर रहा है, और इरादा यह है कि भविष्य में एक सैंपल रिटर्न मिशन आएगा और इन्हें ले जाएगा।
लेकिन उन चीज़ों के पीछे की इंजीनियरिंग इतनी प्रभावशाली है। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वह लैंडिंग रही है। विशेष रूप से मैं इस समय पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इसलिए इस समय विभिन्न परिस्थितियों में लैंडिंग, इसे कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ये यूट्यूब पर देखना मेरा शौक बन गया है। लेकिन जब आप मंगल पर उतरने के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ लाइट ट्रेवल टाइम के प्रभाव का मतलब है कि एक व्यक्ति के लिए उस डिसेंट को कंट्रोल करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आपको अपना सारा विश्वास और भरोसा कंप्यूटर कोड या एआई या जो कुछ भी आपने उस चीज़ पर बोर्ड पर रखा है उस पर रखना होगा ताकि वह सही ढंग से उतर सके। और इसलिए इस मशहूर अवधि को 7 मिनट्स ऑफ हेल कहा जाता है, जहां आप उस लाइट ट्रैवल टाइम के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि आपका वाहन सफलतापूर्वक सतह पर उतरा या नहीं। और उस समय के दौरान आप अपने मन में जानते हैं कि यह अपने पैराशूट को डिप्लॉय करने, क्रेन को डिप्लॉय करने, नीचे आने के लिए जेट्स को एक्टिवेट करने और सतह पर अपने डिसेंट को कंट्रोल करने के इन बहुस्तरीय स्टेजेस को कर रहा है। और फिर क्रेन को उड़ जाना चाहिए ताकि यह गलती से रोवर से न टकरा जाए। और इसीलिए एक श्रृंखला है जिसमें मल्टी स्टेज पॉइंट्स होते हैं, जहां किसी भी पॉइंट पर गलती होने से पूरा मिशन गलत हो सकता है। इसलिए यह तथ्य कि हम लगातार इन मशीनों को बनाने में सक्षम हैं जो स्वायत्त रूप से ऐसा कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये नासा की सबसे प्रभावशाली इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है।